नमस्कार, आवाज इंडिया समाचार पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सर्वेश तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम नरेंद्र मोदी नागपुर पहुंचे। मोदी का यह नागपुर दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। चुनाव आते ही बदल जाते हैं मोदी जी, मुसलमानों से भी करने लगते हैं प्यार, संजय राउत का बयान। ओडिशा में बड़ा रेल हादसा, बेंगलुरु कामाख्या एक्सप्रेस के 11 डिब्बे पटरी से उतरे, एक की मौत। महाराष्ट्र के बीड़ में मस्जिद में धमाका, 2 लोग गिरफ्तार। गृह मंत्रालय ने पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में अफसपा को 6 महीने के लिए बढ़ाया है। अब खबरें विस्तार से। अब बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के नागपुर दौरे पर हैं। इस दौरान मोदी का नागपुर के बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत कई नेताओं ने स्वागत किया। पीएम मोदी का नागपुर दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। मोदी अपने इस दौरे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर के.बी. हेडगेवार के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की और दीक्षा भूमि में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी नमन किया। पीएम मोदी की यात्रा गुड़ी पाड़वा उत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समारोह के अवसर पर विशेष रूप से देखी जा रही है। पीएम मोदी ने इस दौरान मराठी में भाषण की शुरुआत की। पीएम मोदी ने देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं भी दी। मोदी ने इस दौरान कहा कि आज भगवान झूलेलाल जी और गुरु अंगद देव जी का पारण दिन भी है। बता दें कि साल 2025 में आरएसएस की गौरवशाली यात्रा का 100 साल पूरा हो रहा है। मोदी ने आगे ये भी कहा कि स्मृति मंदिर जाकर डॉक्टर हेडगेवार और गोलवकर गुरुजी को श्रद्धांजलि देने का उन्हें अवसर मिला है, जो उनके लिए परम सौभाग्य की बात है। गुढी पाडव्याच्या आणि नवीन वर्षाच्या आपल्या सर्वांना अतिशय मनपूर्वक शुभेच्छा। हमारे संविधान के 75 वर्ष का उत्सव भी मनाया है। अगले ही महीने संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर जी की जयंती भी है। आज मैंने दीक्षा भूमि पर बाबा साहब को नमन किया है, उनका आशीर्वाद लिया है। मैं इन विभूतियों को नमन करते हुए देशवासियों को नवरात्रि और सभी पर्वों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। शिवसेना उद्धव ठाकरे दल के नेता और सांसद संजय राउत ने पीएम नरेंद्र मोदी के नागपुर दौरे को लेकर निशाना साधा है। राउत ने अपने बयान में कहा है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी बदल जाते हैं। चुनाव आते ही पीएम मुसलमानों के दोस्त बनने लग जाते हैं। पीएम सिर्फ सत्ता के लिए लोगों जुड़ते हैं। राउत ने आगे ये भी कहा है कि बीजेपी ने आरएसएस के बिना 400 पार करने की सोची थी, लेकिन यह संभव नहीं हो सका। इसलिए प्रधानमंत्री अब मोहन भागवत से मिल रहे हैं। राउत ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के बारे में भी बयान देते हुए कहा कि आरएसएस चाह रही है कि उनका ही कोई व्यक्ति बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। क्या कुछ कह रहे हैं संजय राउत, आइए सुनते हैं। कल ईद है। मोदी जी ने ईद की सौगात लगभग 40 लाख मुस्लिम भाइयों के घर घर तक पहुंचाई है और भाजपा के कार्यकर्ताओं को काम दिया है कि मस्जिदों में जाओ, हाँ मुस्लिम मोहल्ले में जाओ, सबको गले लगाओ। ये अचानक उनको क्या हो गया मालूम नहीं मुझे। अचानक जब चुनाव आता है तो उनकी भाषा अलग होती है कि देश में मुसलमान नहीं रहने चाहिए, लेकिन अब जब बिहार का चुनाव आने लगा है और इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ गया है तो मोदी मुसलमानों के भी मित्र बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ढोंग। लेकिन आज मोदी जी जाएंगे संघ मुख्यालय में, अच्छी बात है। 10 साल में नहीं गए, प्रधानमंत्री बनकर 10 साल हो गए। मोदी जी ने संघ से दूरी रखी थी, एक दीवार थी, लेकिन अब लोकसभा में संघ के कार्यकर्ता सक्रिय नहीं थे और महाराष्ट्र में सक्रिय थे। उनका परिणाम जरूर दिखा है हमें भी। तो मोदी जी गए हो गए कुछ भागवत साहब से बातचीत करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होना चाहिए था, लेकिन उनका अंदरूनी मामला है। और मेरी जानकारी
संघ चाहता है कि उनके चॉइस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, इसलिए ये मामला रुक गया। ओडिशा के कटक में बड़े रेल हादसे की खबर सामने आ रही है। मिल रही जानकारी के मुताबिक बेंगलुरु कामाख्या एसएमटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस की 11 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो जाने की भी खबर मिल रही है। वहीं इस हादसे में कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। हालांकि रेल विभाग की ओर से अभी तक किसी की भी मौत की पुष्टि नहीं की गई है। मौके पर राहत और बचाव कार्य शुरू हो जाने की जानकारी मिल रही है। हादसे की खबर मिलते ही एनडीआरएफ और दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। ट्रेन में फंसे लोगों को बाहर निकालने का काम भी जारी है। जानकारी मुताबिक ट्रेन नंबर 1255 रविवार को बेंगलुरु से कामाख्या की तरफ जा रही थी, तभी यह ट्रेन पटरी से उतर गई। हालांकि ट्रेन की स्पीड कम होने के कारण ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। जब ट्रेन पटरी से उतरी तो लोगों के बीच हड़कंप मच गया और डर के मारे लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और पूरी स्थिति को कंट्रोल किए जाने की खबर भी मिल रही है। इस हादसे को लेकर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने लिखा है कि मुझे ओडिशा में 1255 कामाख्या एक्सप्रेस से जुड़ी घटना की जानकारी है। सीएमओ असम ओडिशा सरकार और रेलवे के संपर्क में है। हम प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क करेंगे। रेल विभाग के ईस्ट कोस्ट के आला अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक जल्द ही सभी यात्रियों को भुवनेश्वर से बुलाई गई स्पेशल ट्रेन से सभी पैसेंजर को ट्रेन में बैठाकर कामाख्या के लिए रवाना कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद उस ट्रेन को पटरी से हटाने का काम और मरम्मत का कार्य शुरू किया जाएगा। जानकारी के लिए भी बता दें कि उड़ीसा में निरगुड़ी के पास मौजूद मंगुली चौदार पीएच रेलवे स्टेशन के पास से यह ट्रेन हादसे का शिकार हुई है। हादसे के बाद ट्रेन में सवार यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई यात्री वहां से निकलकर कटक रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो गए, जिससे दूसरी ट्रेन पकड़कर वह अपने स्थान तक पहुंच सके। बहरहाल यह ट्रेन कैसे पटरी से उतरी, इस बात की अभी तक कोई भी स्पष्ट सूचना नहीं मिल पाई है। जांच पड़ताल होने के पश्चात निश्चित तौर पर इसका वजह पता चल सकेगा। फिलहाल स्थिति को सामान्य करने और यात्रियों को रवाना करने के लिए ईस्ट कोस्ट रेलवे की ओर से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। नमस्कार, आवाज इंडिया देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र के बीड़ में ईद उल फितर के एक दिन पहले ही एक मस्जिद में धमाका हो गया। यह धमाका कथित तौर पर एक शख्स द्वारा रखी गई जिलेटिन रॉड की वजह से हुआ है। पुलिस ने बताया कि इस हादसे में कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ है। घटना जियोराई तहसील के अर्ध मसला गांव की है। विस्फोट के बाद मस्जिद का आंतरिक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। पुलिस ने इस संबंध में विजय गव्हाणे और श्रीराम सागड़े को हिरासत में लिया है। इस घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है। एक अधिकारी ने बताया कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने और किसी भी गलत सूचना के फैलने से बचने के लिए गांव में भारी सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक एक व्यक्ति मस्जिद के पिछले हिस्से से घुसा और कथित तौर पर वहां कुछ जिलेटिन की रॉड रख दी, जिससे विस्फोट हुआ है। मामले की जांच आगे जारी है। डेफिनेटली हा जो झालेला इन्सिडेंट खूप निंदनीय आहे आणि त्यासाठी जनतेला मी हेच सांगतो, पोलीस तत्पर आहे आणि हे जो इन्सिडेंट घडला होता त्यामध्ये लगेच पोलिसांनी येऊन 2-3 तासामध्ये सगळी गोष्टी क्लीन केली, आरोपीला पकडले. तो आम्ही आमचं काम 100% यामध्ये करणार आहे. सगळ्या लोकांना हेच आव्हान आहे की तुम्ही शांतता ठेवा. एक माणूसनी असा कृत्य केला त्याचा अर्थ असा नाही की आपण आपल्या जिल्ह्याची आपले राज्याची शांततामध्ये भंग असला पाहिजे. आपण सगळे लोक आपला जे 2 फेस्टिवल आहे आजचा उद्याचा आपण शांतता ठेवून हे फेस्टिवल सेलिब्रेट केले पाहिजे असं माझ्या जनताला आव्हान। नमस्कार, आवाज इंडिया देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पूर्वोत्तर के 3 राज्यों मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में अपसपा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह कानून अब 13 पुलिस स्टेशन क्षेत्रों को छोड़कर पूरे मणिपुर में लागू रहेगा। ऐसा वहां की कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए किया गया है। अपसपा सुरक्षा बलों को आसान क्षेत्रों में कार्रवाई करने की शक्ति देता है। इसमें बिना पहले इजाज़त के तलाशी, गिरफ्तारी और बल प्रयोग करने का अधिकार शामिल है। इसके साथ ही अपसपा को नागालैंड के 8 जिलों और 5 अन्य जिलों के 21 पुलिस स्टेशन क्षेत्रों में भी बढ़ाया गया है। अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों और नामसाई जिलों के कुछ हिस्सों में भी इसे लागू किया गया है। एक सरकारी जानकारी के अनुसार अपसपा अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों में लागू रहेगा। इसके अलावा यह नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौखम पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में भी लागू रहेगा। यह क्षेत्र असम के साथ सीमा साझा करता है। इन क्षेत्रों को 1 अप्रैल 2025 से अपसपा की धारा 3 के तहत अशांत घोषित किया गया है। नागालैंड में भी अपसपा को 8 जिलों और 5 अन्य जिलों के 21 पुलिस स्टेशन क्षेत्रों में बढ़ा दिया गया है।
यह फैसला वहां की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद लिया गया है। यह कानून अब 13 पुलिस स्टेशन क्षेत्रों को छोड़कर पूरे मणिपुर में लागू रहेगा। इसके साथ ही यह अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों और नामसाई जिलों के कुछ हिस्सों में भी लागू रहेगा। फिर वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के 26/11 के आतंकी हमले में शहीद हुए पुलिस सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओमले के सम्मान में सातारा में एक स्मारक बनाने का फैसला किया है। यह स्मारक उनके अदम्य साहस और देशभक्ति का प्रतीक होगा। मुंबई पुलिस के सब इंस्पेक्टर ओमले ने कसाब को जिंदा पकड़ने के अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का पालन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। उन्हें मरणोपरांत पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। स्मारक के निर्माण के लिए 13 करोड़ 46 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसकी पहली किस्त जारी कर दी गई है। यह स्मारक ओमले के पैतृक गांव के दाम्बे में बनेगा। राज्य सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक परिपत्र में कहा गया है कि उक्त स्मारक के निर्माण के लिए राशि आवंटन का मामला विचाराधीन था। मुंबई के कुर्ला पश्चिम में गुड़ी पाड़वा का उत्सव हर साल एक नई पहचान बनाता है। वर्ष 2025 का यह पर्व भी परंपरा और संस्कृति से भरपूर रहने वाला है। गुड़ी पाड़वा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है, जो हिंदू नववर्ष का आरंभ है। इस वर्ष यह पर्व 30 मार्च की रोज धूमधाम से मनाया गया। कुर्ला पश्चिम की हिंदू नववर्ष स्वागत यात्रा समिति हर साल इस पर्व को भव्य रूप देती है। पिछले साल मंदिरें ही राष्ट्र मंदिरें हैं थीम ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। रंग बिरंगी झांकियों में देश की आध्यात्मिक विविधता को दर्शाया गया था। कोली नृत्य, ढोल पथक और शस्त्र कला जैसे कार्यक्रमों ने समा बांध दिया था। साल 2025 में भी आयोजन को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखा गया। इस साल भी सांस्कृतिक झलकियों और परंपरागत वेशभूषा का संगम नजर आया। सजावटी घुड़ियां, रंगोली और पारंपरिक भोजन कार्यक्रम को खास बनाते नजर आए। आयोजकों के मुताबिक इस बार नई थीम और झांकियों की योजना तैयार है। स्थानीय बच्चों और युवाओं की भागीदारी भी बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम में दिखाई दी। यह पर्व एक बार फिर सामाजिक एकता और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बनी। हिंदू सण आहे आपले सण वर्षाच्या आम्ही शुभेच्छा कुर्लेकर सर्वजण सर्व जाती धर्माचे सर्वांना नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा। मराठी नवीन वर्षाच्या मैं आपको कहना चाहूँगा कि नए वर्ष की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू वर्ष आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं हिंदी में बात करा हुआ मैं सबको हमारी मदद मातृभाषा सबको जवाब देना चाहूँगा। पुन्हा सर्वांना नवीन वर्षाच्या खूप खूप साऱ्या शुभेच्छा। सर्वांना नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा। आयुष्य लागू दे सर्वांना। यहाँ अहिल्याबाई होलकर को सलामी दी है। आज पूज्य श्लोक अहिल्याबाई होलकरचा 300वा जन्म शताब्दी वर्ष आहे। याशिवाय यावेळी आपले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान दिला होता, ते संविधानाचे पण 75वा वर्ष आहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जे आपण सर्वांनी घडून आणले त्यांचे पण 100 वर्ष पूर्ण होत आहे। हा स्वर्णिम वर्षामध्ये हा यात्राचा विशेष महत्व आहे। जे आता हे महिला पथकाने जे अतिशय चांगला गोविंदाचा कार्यक्रम केला त्यांच्या पण मैं अतिशय अभिनंदन करतो। देश भर की तरह मुंबई शहर में भी सौगाते मोदी की तस्वीर बड़े पैमाने पर नजर आ रही है। बीजेपी के पूर्व विधायक और नगर सेवक अतुल शाह की ओर से मुंबई के 2 टाकी जंक्शन पर सौगाते मोदी का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर सूफी संवाद महाअभियान के राष्ट्रीय सह प्रभारी आवेद अली यासीन चौधरी भी कार्यक्रम में उपस्थित हुए।
मुंबई के वार्ड क्रमांक 220 में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज पवित्र रमजान महीने में इस कार्यक्रम में भारी संख्या में शामिल हुए। सौगाते मोदी के नाम से लिए जा रहे इस कार्यक्रमों को लेकर एक और विपक्षी बीजेपी का निशाना साध रहे हैं, तो वहीं बीजेपी इस कार्यक्रम के जरिए सीधे मुस्लिम समाज के करीब पहुंचती दिख रही है। बता दें कि बीजेपी इस कार्यक्रम के जरिए हिंदू मुस्लिम भाईचारे का पैगाम देने की कोशिश करती दिख रही है। ये कहने की बात नहीं है कि तस्वीरें और कार्यक्रम देखकर कहा जा सकता है कि मामला कहीं न कहीं राजनीति से जुड़ा है और आने वाले समय में मुंबई सहित राज्य भर में स्थानिक चुनाव भी होने वाले हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए बीजेपी इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजित कर रही है। और कार्यक्रमों के जरिए ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से दिवाली के मौके पर हिंदू समाज के लोगों को दिवाली की मिठाई देकर दिवाली का त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक उसी तरह बीजेपी अपने इस नए उपक्रम में सौगाते ईद के मौके पर सौगाते मोदी के नाम से खाद्य सामग्री बांटकर उन्हें ईद की बधाई दे रही है। या देशामध्ये मुसलमानांना घाबरवणारे लोक, मुसलमानांना भारतीय जनता पार्टीपर्यंत येऊ न देणारे लोक, ते आज ये सौगाते मोदी बघून त्यांना मनात प्रश्न झालेले आहेत। आणि का नाही, मोदीजींनी पहिल्या दिवसापासून सांगितलंय सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास। आणि आमच्या मुस्लिम भगिनी मागे पडत होते। आम्ही दिवाळीमध्ये हिंदू महिलांना साखर देतो, फराळ देतो, तर मोदीजींची सौगात म्हणजे आमच्या सूफी अभियान अंतर्गत हे आम्ही देशभरामध्ये मोदीजीची सौगातच्या अंतर्गत हे आज आम्ही किट दिली। आमचे सलीम बागवानजी, आमचे अलीबाई आणि सर्व मुस्लिम कार्यकर्ते आणि आमचे हिंदू कार्यकर्ते हे माझ्या प्रभागामध्ये 50% वर मुसलमान लोक आहेत, त्यांना प्रेम करतो आम्ही। पण आत्तापर्यंत ते माझ्याबरोबर आले, पण एवढे आले नव्हते। आज त्यांना खरं वाटलं की भारतीय जनता पार्टी खरं आपलं काम करणारा पक्ष आहे, म्हणून आज हा एवढा सफल कार्यक्रम झाला आहे। काल तर मला वाटलं की 50 महिला पण येणार नाही। आपल्या समोर आम्ही 100 महिलांना तर देऊन टाकलेलं आहे। ही खूप वजनदार किट बनवली आहे। 13 वस्तू आहेत, ते तुम्हाला सांगितलं। त्याच्यामध्ये सवय्या आहे, कारण ईदला परवा ते बनवणार। साखर, आटा, घी, तेल या सर्व गोष्टी याच्यामध्ये आहेत। आणि ड्रायफ्रूटमध्ये पण चारोळी ते बदामपर्यंत सगळं आहे जे ते टाकणार आहोत। म्हणून आज आम्हाला खूप आनंद होतो आहे। या देशामध्ये अनेक प्रॉब्लेम्स आहेत, पण त्याला सोल्युशन पण आहेतच। एका घरामध्ये भांडण आहे, पण आपला 140 कोटीचा देश, सर्वांचा साथ, सर्वांचा विश्वास घेऊन आपला देश खूप मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये पुढे होतो आहे। आणि आम्ही मोदीजींचे कार्यकर्ते हे कुठलंही काम आणि निर्देश प्रेरणा मोदीजींकडनं घेतो, आणि म्हणून हा उपक्रम आम्ही केला। त्यांनी आम्हाला राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्याक मोर्चा श्री जमाल सिद्दीकी साहेब आणि आमचे राष्ट्रीय प्रभारी अल्पसंख्याक मोर्चा श्री दुष्यंत गौतमजी यांनी आम्हाला कळवलं की आपल्याला सौगाते मोदी या अभियानाअंतर्गत 32,000 मशिदींपर्यंत पोहोचायचं आहे। प्रत्येक मशिदीच्या अंतर्गत असलेल्या 100 कुटुंबांना जे गरजू आहेत त्यांना आयडेंटिफाय करून त्यांच्यापर्यंत ईदच्या सौगात म्हणून लागणाऱ्या गरजेची वस्तू जसे की तांदूळ, भात, आटा, चावल, गेहूं, शेवई, ड्रायफ्रूट जो शिरखुर्मा बनायला लागते, या सगळ्या गोष्टी त्यांच्यापर्यंत पोचवा। त्या अभियानाअंतर्गत आम्ही 220 प्रभागाचे आमचे माजी आमदार अतुल शाह साहेबांना संपर्क घातला। हा मुंबईचा तो भाग आहे जिकडे बहुमूल्य मुस्लिम इलाका म्हणून ओळखला जातो। हा 2 टाकी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रभागात जेव्हा अतुल शाह साहेबांबरोबर आम्ही हा प्रोग्राम ऑन केला, तेव्हा आमची अपेक्षा होती 100 महिलांपर्यंत आम्ही किट देऊ। आम्ही 500 महिलांच्या किटची बंदोबस्त केलेली। 100 महिला किट घेऊन गेल्या आणि 400 महिलांना आम्ही घरपर्यंत ही किट पोहोचवणार आहोत। तर या अभियानाअंतर्गत आम्ही मुसलमान परिवारांना ईदच्या पावन अवसरावरती त्यांच्या घरात गोड वस्तू बनवण्यासाठी लागणाऱ्या प्रत्येक वस्तू पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहोत। हे आत्तापर्यंत ज्यांनी घेऊन गेल्या त्या लोकांच्या पावत्या आहेत।
आणि याच्या पुढे अशाच पावत्या आम्ही घरात दिलेल्या त्यांच्यापर्यंत आम्ही हा किट पोहोचवण्याचं काम करणार आहोत. म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 1700 के करीब पहुंच गया है, जबकि 2000 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं. म्यांमार में रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है. 28 मार्च को म्यांमार लगातार 6 भूकंप के झटकों से थर्रा गया था. कल भी म्यांमार की धरती भूकंप से 16 बार कांपी थी. इस विनाशकारी भूकंप में भारत म्यांमार के साथ खड़ा है. ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए 15 टन सामग्री, साथ ही एनडीआरएफ के 80 सदस्यों की टीम और एक फील्ड अस्पताल को मदद के लिए भेजा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार के जनरल से भी बातचीत की है. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा है कि म्यांमार के वरिष्ठ जनरल महामहिम मिन आंग हाइंग से बात की. एक करीबी दोस्त और पड़ोसी के रूप में भारत इस कठिन समय में म्यांमार के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है. ऑपरेशन बर्मा के तहत आपदा राहत सामग्री, मानवीय सहायता, खोज और बचाव दल को प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से भेजा जा रहा है. महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंढे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागपुर दौरे पर निशाना साधते हुए कहा कि लगा था कि मोदी अपने नागपुर दौरे में महाराष्ट्र से किए हुए वादे को पूरा करने का प्रयास करेंगे. कांग्रेस प्रवक्ता ने मोदी के दौरे पर तंज कसते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में वेदांता, फॉक्सकॉन और अन्य कई कंपनियां जो गुजरात और बाकी राज्यों में गए, उम्मीद की जा रही थी कि इन सबसे बड़ा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र को देने वाले थे. अपेक्षा की जा रही थी कि शायद उन प्रोजेक्ट की घोषणा पीएम नरेंद्र मोदी नागपुर के दौरान करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. मोदी आए और चले गए. आगे प्रवक्ता अतुल लोंढे ने मोदी पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि भारत की ताकत इतनी बढ़ गई है कि विदेशों से वर्तमान में हम अपने लोगों को आसानी से रेस्क्यू कर सकते हैं, जिस पर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिका में भारतीय युवाओं को पैरों में जंजीरें और हाथों में हथकड़ी पहना कर लाते देश दुनिया ने देखा है. दुनिया के छोटे देश मैक्सिको और ग्रीनलैंड ने अपने हवाई जहाज भेजकर अपने लोगों को सम्मान के साथ लाने का काम किया, लेकिन मोदी सरकार ने भारतीय युवाओं को अपमान होने दिया. भारत में तो उन युवाओं को नौकरी नहीं दे सके और विदेशी सरजमी पर भी इन्होंने उन युवाओं का अपमान होने दिया. मातृभाषा में डॉक्टर बनने वाली पीएम मोदी की स्पीच पर भी कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंढे ने करारा हमला बोला है. लोंढे ने कहा कि क्या सरकार पेपर लीक जैसे मामलों में सुधार ला सकती है? शिक्षा को सस्ता किया जा सकता है? क्या गरीबों के लिए शिक्षा सस्ती होगी तो ही इसका फायदा मिल सकेगा? पीएम मोदी को भाषण और आसन में फ़र्क समझना होगा. मोदी जो भी कदम उठाते हैं उसमें उन्हें ईमानदारी देखनी होगी. महाराष्ट्र के दौरे में यही चीज़ दिखाई दी. पीएम मोदी आए और भाषण देकर चले गए. आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंढे. आज मोदी जी महाराष्ट्र के नागपुर में आए थे संघ मुख्यालय में. हमें लगा कि वो अपने वायदे जो है उसको पूरा करेंगे. मुख्यमंत्री तत्कालीन एकनाथराव शिंदे जी ने कहा था जब टाटा एयरबस, बल्क ड्रग, वेदांता, फॉक्सकॉन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर मुख्यतः गुजरात और बाकी राज्यों में गए तो उससे भी बड़ा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र को देने वाले थे. हम अपेक्षा कर रहे थे कि आज शायद उसकी घोषणा हो, लेकिन कोई भी घोषणा आज हुई नहीं. आए, भाषण दिए, राशन की बात नहीं की और चले गए. इससे ज्यादा इस दौरे का हम क्या सराहना करें. उन्होंने कहा कि इतनी ताकत बढ़ गई है कि विदेशों से हम अपने लोगों का रेस्क्यू सम्मान से करते हैं, बड़े बड़े रेस्क्यू करते हैं. क्यों भाई? अमेरिका से नौकरी के लिए गए हुए हमारे युवाओं को पैरों में हथकड़ी, हाथों में हथकड़ी और पैरों में संकल डालकर लाते हुए सारे देश ने देखा, दुनिया ने देखा. कोलंबिया जैसा छोटा देश, मेक्सिको, ग्रीनलैंड, इन लोगों ने अपने हवाई जहाज भेजकर अपने लोगों को ससम्मान बुलाया, लेकिन आपने अपने देश के नागरिकों का अपमान होने दिया. यहां तो नौकरी दे नहीं पाते और सम्मान भी नहीं बचा पाते. ये आपकी उपलब्धता है. दूसरी बात आपने कही कि मातृभाषा में आप डॉक्टर बन सकते हैं, गरीब का गरीब बच्चा भी बन सकेगा. क्या केवल मातृभाषा में अभ्यास करने से कोई डॉक्टर बन जाएगा? या नीट में कभी सुधार लाओगे? पेपर लीक से उसमें कभी सुधार लाओगे? शिक्षा को सस्ता करोगे, एक्सेसिबल करोगे गरीब को? गरीब के लिए शिक्षा सस्ती होगी, अप्रोचेबल होगी तो ही उसका कुछ फायदा होगा. अन्यथा कोई भी फायदा जो है वो देश की जनता को होगा नहीं. भाषण और राशन का अंतर आपको समझना पड़ेगा. आप जो भी कदम उठाते हो उस कदम में ईमानदारी दिखनी होगी, जो ईमानदारी आज के भाषण में भी, आज के महाराष्ट्र के दौरे में दिखी नहीं. आप आए, चले गए, महाराष्ट्र को कुछ मिला नहीं.
फिर वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट टूर्नामेंट का एक और नया अध्याय जुड़ने वाला है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पुष्टि की है कि भारत साल 2025 के अंत में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगा। इस दौरे में 3 वनडे और 5 T20 मैच खेले जाएंगे। भारतीय टीम का यह दौरा 19 अक्टूबर से शुरू होगा, जब पर्थ में पहला वनडे खेला जाएगा। इसके बाद 30 अक्टूबर से 5 मैचों की T20 सीरीज शुरू होगी। रोहित शर्मा और विराट कोहली T20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन वह वनडे फॉर्मेट में अब भी एक्टिव हैं। ऐसे में वह वनडे सीरीज भी खेल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने साल 2025 और 26 के सीजन के लिए अपना शेड्यूल जारी किया है। इस शेड्यूल के मुताबिक भारतीय टीम अक्टूबर महीने में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी। इस दौरे पर T20 और वनडे सीरीज खेली जाएंगी। T20 सीरीज का अंतिम मुकाबला 8 नवंबर को ब्रिस्बेन के गावा स्टेडियम में खेला जाएगा। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म केसरी चैप्टर 2 का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। इस बीच मेकर्स ने फिल्म से अक्षय कुमार का कैरेक्टर पोस्टर रिलीज कर दिया है। केसरी चैप्टर 2 में अक्षय कुमार शंकरन नारायण की भूमिका में नजर आएंगे। अपकमिंग फिल्म से एक्टर का लुक रिवील हो गया है, जिससे फैंस को काफ़ी एक्साइटेड बना दिया है। अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्टर शेयर करते हुए अपने किरदार का इंट्रो भी दिया है। एक्टर ने कैप्शन में लिखा है कि एक आदमी पूरे साम्राज्य के खिलाफ। इंट्रोड्यूसिंग केसरी चैप्टर 2 में सी शंकर नारायण। 18 अप्रैल को दुनिया भर के सिनेमाघरों में अक्षय कुमार के केसरी चैप्टर 2 से अपना लुक रिवील करते ही फैंस ने कमेंट भी करना शुरू कर दिया है। एक फैन ने लिखा, ओ गॉड, एक्साइटमेंट का लेवल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। फिल्म से अनन्या पांडे का लुक भी हो चुका है रिवील। निर्माताओं ने फिल्म के पहले कैरेक्टर पोस्टर में अनन्या पांडे को दिलजीत गिल के रूप में पेश किया था। पोस्टर में अनन्या एक वकील के ड्रेस कोड में नजर आई थी, जिसमें एक सफ़ेद साड़ी, उसके ऊपर एक काला कोट पहना हुआ है, साथ में एक वाइट नेक बैंड भी लगाया हुआ था। आर माधवन का लुक भी हुआ रिवील। निर्माताओं ने आर माधवन को नेविल मैकनेले के रूप में भी पेश किया है। फर्स्ट लुक पोस्टर में उनका इंटेंस अवतार नजर आ रहा है। केसरी चैप्टर 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग 18 अप्रैल 2025 को सिनेमाघरों में आएगी। मशहूर टेलीविजन शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दिशा वकानी की वापसी का इंतजार कर रहे तमाम फैंस के लिए एक बुरी खबर है। खबर है कि दिशा वकानी शो में वापसी नहीं कर रही हैं और उन्हें रिप्लेस कर दिया गया है। अब शो में नई दयाबेन दिखेंगी। शो के मेकर आशीष कुमार मोदी ने दयाबेन के लिए बहुत सारे ऑडिशन लिए और उन्हें अब नई दयाबेन मिल गई हैं। नई दयाबेन की पहचान अभी तक रिवील नहीं की गई है, लेकिन उन्हें दयाबेन के रोल के लिए फाइनल कर लिया गया है। मॉक शूट चल रहे हैं। दयाबेन के लिए फैंस का इंतजार अब खत्म होने वाला है। सोर्स के हवाले से यह भी बताया गया है कि नई दयाबेन एक हफ्ते से शूटिंग कर रही हैं। आवाज़ इंडिया समाचार में फिलहाल खबरों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे। देखते रहिए आवाज़ इंडिया समाचार। नमस्कार।